बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया अफराज और मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की और क्रिकेट में सबसे पहले बात होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि ज़रिया के मुताबिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और क्रिकेट के जो दीवाने हैं उनके लिए खुशी के लम्हात आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए होने वाली जो ड्राफ्टिंग है उसमें तमाम टीम्स की जानिब से अपने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया है। जिस तरह से लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं तो प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान है और अनवार इसमें उनको भी सिलेक्ट किया गया, जबकि प्लैटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी हैं और उनको ताहाल जो है वो रिटेन करने का फैसला किया गया है। ड्राफ्टिंग के इस दौरान हमने ये भी देखा कि लाहौर कलंदर्स ने डायमंड कैटेगरी में साहबजादा फरहान की सिलेक्शन की, पेशावर ज़ुल्मे ने ड्राफ्टिंग के दौरान प्लैटिनम कैटेगरी में अफगानिस्तान की नूर अहमद को सिलेक्ट किया है, जिसके बाद प्लैटिनम के 3 खिलाड़ी उनके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम और रोमान पॉल को भी रिटेन किया था। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ड्राफ्टिंग के दौरान शर्फीन और मोहम्मद आमिर को हासिल कर लिया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें सिलेक्शन का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद जो जनूबी अफ्रीका के रेलो रोसो हैं उनको भी रिटेन किया गया था। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में इंग्लैंड के डेविड मिले का इंतखाब किया है, और जिसके बाद उनके प्लैटिनम कैटेगरी में भी 3 खिलाड़ी अब मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को रिटेन करने का फैसला किया गया था इसी टीम की जानिब से। उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम कैटेगरी में ड्राफ्टिंग के दौरान जिस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया वो इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स हैं, जिसके बाद टीम के 3 खिलाड़ियों का इंतखाब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि शादाब खान और रसीम शाह को पहले ही से रिटेन किया जा चुका है। एनीवेज, कराची किंग्स की बात कर लेते हैं, जिसने प्लैटिनम कैटेगरी में ड्राफ्टिंग के दौरान वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड और न्यूजीलैंड के डैनियल सैम्स को पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज की तरह जो है वो इंतखाब किया। और आपको ये भी याद होगा कि कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को अपने रिटेन नहीं किया था, तो उन्होंने एक नए सिरे से सिलेक्शन की है। अच्छा, लेकिन इस दौरान मैं एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि कल की जो ड्राफ्टिंग हुई है ना उसमें 3 बड़े चैनल्स के जो बड़े सीनियर रिपोर्टर्स, इस तरह से मैं कहूंगी, उन्होंने बहुत सारी सीरीज कवर की हैं, बहुत सारे वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, जिन्हें हमेशा पीसीबी की तरफ से क्या कहते हैं इनवाइट किया जाता रहा है उन इवेंट्स को कवर करने के लिए। उन्हें इस दफा ज़का अशरफ साहब ने उस पीएसएल सीजन 9 की जो ड्राफ्टिंग सेरेमनी है उसमें इनवाइट नहीं किया, लेकिन उनका भी कसूर ये है कि वो अंदर की खबरें दे देते थे, तो इसलिए फिर अब उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया। बहरहाल जो पॉलिटिसाइज करने का अमल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो तो हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से जारी है। जैसे वर्ल्ड कप में भी हुआ, हमारे एक्स कैप्टन जो हैं बाबर आजम की जो चार्ट्स थी उनको लीक किया गया, तो शायद उस पर भी बात होनी चाहिए, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ये वजूहात भी सामने आनी चाहिए। बहरहाल कराची, मुल्तान और लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होने जा रहे हैं, तो अपने अपने वेन्यू आप लोग सिलेक्ट करें कि कहां पर मैचेस देखेंगे, क्योंकि ये 3 बड़ी जगह हैं जहां पर ये तमाम मैचेस अब होने जा रहे हैं। बहरहाल वैसे आपने कभी लाहौर में होने वाले मैचेस अटेंड किए हैं? हाँ जी, मैं एक से 2 बार हम गए थे मैच। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इंतजामात बड़े अच्छे किए जाते हैं, पूरा आपको पता, फिर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से भी, हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनकी वजह से भी, तो जो इंतजामात हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। बस आपको लेकर जाती है, जी शटलकॉक सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जनाब आप लोगों भी, मैं यही कहूंगी कि अपने अपने वेन्यू का सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि टीम की सिलेक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है। एनीवेज, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। इंतकाम नहीं, हिसाब लेना है। नवाज शरीफ फिर पुराने बयानिए की जानिब गामजन। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 800 साल पुराना दरख्त मंजर-ए-आम पर। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्हें एबल फील्ड और अल-अज़ीज़िया में अदालती फैसलों की रोशनी में अब वो बरी हो चुके हैं और इस सजा के खिलाफ उनकी अपीलें भी बहाल हो चुकी हैं। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो चुके हैं, क्योंकि खालिस आईनी बहस है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को देखा जाए तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहल किया गया था, लेकिन जब हम इलेक्शन एक्ट में देखते हैं, जब तरमीम की गई तो उसके बाद पार्लियामान ने नाअहली की जो मुद्दत थी उसको फिर 5 साल कर दिया था। और अब ये तमाम तर मामला, ये केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिसको मीर बादशाह के सरानी केस में सुना जा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक जो तमाम दरख्वास्तें हैं उन्हें एक साथ सुनने का फैसला किया। बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें जल्द ही नवाज शरीफ समेत जो तमाम
सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत का तयन है वो जरूर हो जाएगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अपना साबिका फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है और कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं पर अमल दरामद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का साबिका फैसला कलदम करार देते हुए ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी है। ताहम फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। एक और अदालती केस का जिक्र करें तो साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद होने या फिर ना होने से मुतालिक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उनके मुतजाद बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं। अदालती मामला से निकलकर आगे चलते हैं, मुल्की सियासत के बारे में बात करते हैं और हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ बदस्तूर अपने एहतसाब के बयानिए पर कायम है, मुसलसल एहतसाब की बातें करते दिखाई दे रहे हैं और अब पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से भी उन्होंने बात जब खिताब किया तो यही कहा कि वो इंतकाम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसका हिसाब तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तमाम सिनेरियो को देखें तो कौम के साथ ज्यादती करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने उनको दावत दी और माजी में जिस तरह से पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात किए गए, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि बानी PTI ने अफगानों के शनाख्ती कार्ड बनवाकर उनके वोट रजिस्टर कराए हैं और इसी बात पर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इलेक्शन कमीशन से भी यह कहा गया है कि इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात की जाए। इस पर मजीद बात करते हैं सीनियर तजियाकार शाहिद मेतला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेतला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले नवाज शरीफ के हवाले से बात करें, एक बार फिर से एहतसाब की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। जब हमने देखा लंदन से लाहौर आने से पहले उन्होंने जो लंदन में बात की थी, फिर शहबाज शरीफ को वापस भेजा गया था, एक मैसेज कन्वे कराया गया था, दोबारा फिर वही बातें कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है? इक्तदार में आए तो हिसाब ले लें, इक्तदार से पहले ऐसी बातें करते हैं, जब इक्तदार में आते हैं तो हिसाब कोई भी नहीं ले पाता। बहुत शुक्रिया खाबर और ज़रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, इस पे काफी दिनों से बात हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस पलट रहे हैं और अपने बयानिया जो उन्होंने पहले 21 अक्टूबर को उन्होंने स्पीच की थी बनारे पाकिस्तान और कहा था कि मैं सबको माफ करता हूं और एक मुदब्बिर के तौर पर उभरे थे। नो डाउट कि नवाज शरीफ साहब बड़े सीजन्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है इस पूरे रीजन के। उनके सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो रूरल एलीट है उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के जो रॉयल्टी है उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनकी रेपुटेशन अदरवाइज भी बहुत अच्छी है रीजन में भी, अदरवाइज भी। हमें इंडिया के साथ अब भी कुछ अर्से में आप देखेंगे कि पीस के लिए एफर्ट्स की जाएंगी, इंडिवर्स की जाएंगी, उस पर भी नवाज शरीफ साहब बड़े खरीदी होंगे। इन तमाम चीजों के बावजूद देखिए उनको अपनी जो सपोर्ट बेस है, जो वोट बैंक है, उसको भी न सिर्फ इंटैक्ट रखना है बल्कि रीगेन करने की भी कोशिश करनी है। और जो अभी ये करने जा रहे हैं और जो मुसलसल टारगेट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, ये पुरानी मुक्तदरा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको पैसिफाई कर रहे हैं। एज सच उनको भी पता है कि वो कुछ कर नहीं सकेंगे और ना कुछ कर सकते हैं। सो मच सो कि आप देखिए कि वो जनरल बाजवा का नाम लेकर भी तनकीद नहीं कर सकते, जनरल फैज का नाम लेकर भी तनकीद नहीं कर पा रहे हैं। कल भी जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि जनरल राहील शरीफ हो या जनरल बाजवा हो, उनके खिलाफ मैंने कोई साजिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की और उन्होंने उसको मुल्क के खिलाफ साजिश भी करार दिया। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि एक 7 साल का पीरियड हमने देखा है जो बिल्कुल ही मुल्क के लिए भी नुकसानदेह था, जाया हो गया। फैब्रिकेटेड केसेस थे, फेक केसेस थे, बोगस केसेस थे, उनमें कुछ टिकला भी नहीं। उस वक्त भी बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे कि इन केसेस के पहले कुछ नहीं है। और अभी भी अब आपने जब देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम प्रोसिक्यूशन वहां पे नैब की मौजूद थी, तो किस तरह से मतलब तिनकों की तरह उठते चले गए नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस थे। मतलब सब तिनकों की तरह उड़ जाते हैं केसेस, ये तिनकों की तरह उड़ाए जाते हैं केसेस, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ केसेस बनते भी हैं, केसेस खत्म भी होते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता ये कि मुल्क का जमहूरी निजाम डिरेल हो जाता है। इससे हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद होकर रह जाती है। इससे हम ये देखते हैं कि एक सियासी जमात ही नहीं, एक सियासी जमात की कारकुनान का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता है। फिर उस सब के बावजूद एक सियासतदान को एहतसाब
लेने के लिए जो है वो भी सोचना पड़ता है कि अगर मैंने अपने उन मुखालिफिन से एहतसाब लेना शुरू किया जो कि वाकई इसके जिम्मेदार थे, तो आप कहते हैं खामोश हो जाएं, बयानियां ना गढ़ें, दोबारा से आप जो है वो अमन की बातें करें, और फिर जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे थे अभी, वहां पर फिर ये कहा जाता है कि फिर वहां पर जाते हुए हर सियासतदान के पड़ जल जाते हैं सर, लेकिन सियासतदान अपने साथ होने वाले मजालिम का दावा भी नहीं कर सकता। देखिए, हमारा बड़ा फर्जाइल सिस्टम है, हमें किसी न किसी तरह से समहाउ डेमोक्रेसी को लेके चलना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो अपने दुखों का दावा भी नहीं कर सकता। अब शरीफ फैमिली की एग्जांपल ले लीजिए, या अभी भी आप देखिए कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, देखिए उनमें से बहुत सारे केसेस, 3-4 केसेस ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि उनको इंडाइट होना चाहिए था, लेकिन उन पे कोई 70-80 के करीब FIRs हैं, और जिन केसेस में इमरान खान साहब को इंडाइट होना चाहिए था उसमें भी जो प्रोसीजरल लूप होल्स है वो आगे जाके उनको बेनिफिट देंगे। बल्कि आज मैंने नेशन में आर्टिकल भी लिखा है, पढ़िएगा जरूर, और उसमें यही मैंने कहा कि इमरान खान को भी ज्यादा देर के लिए जेल में रखना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोसीजरल लूप होल्स ऐसे हैं जो इनको इंडाइट किए गए जिन केसेस में खास तौर पर, तो उसमें मुमकिन नहीं है कि आला अदलिया जाके अब किसी भी तरह से उनको ज्यादा अरसे के लिए जमानत तो उनकी रोक सके या जमानत ना दे सके। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने ही स्टोरी की थी और उसके बाद काफी सारी दाएं बाएं से भी चीजें होना शुरू हो गई थी कि मेरी अपनी भी, जब मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था जनरल बाजवा से, तो उस वक्त भी हमने अदरवाइज भी देखा है कि एक पूरी तारीख है कि कभी भी जो एक्स आर्मी चीफ होता है या अदरवाइज भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ये पसंद नहीं करती है कि उनका एहतसाब हो, और ये चीज हमने मुशर्रफ वाले केस में भी देखी कि, और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा गद्दारी का चला दिया था, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि 2014 वाला धरना भी उनके मतलब साहब अफसोस के साथ कि सियासतदानों की ये गलतियां नहीं गुनाहे कबीरा शुमार होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम इदारों को मिल बैठना होगा और इसका सद्देबाब करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर 3-4 साल बाद, हर 5 साल बाद, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन ट्रैक हो, ऑन ट्रैजेक्टरी हो, और आप उसको स्कर्टल कर दे, आप उसको डीरेल कर दे, इसलिए कि अगर कोई जो पॉलिटिशियन है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या वो डिलीवर कर रहा है या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो भी हुआ माजी में वो बड़ा गलत हुआ। अब नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये जरूरी है कि इस बात को समझे। वो सिर्फ, मुझे आइडिया है, सबको है कि वो सिर्फ अपनी सपोर्ट बेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, मैं अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूं, अभी भी एहतसाब लेने की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी जो मेरा पुराना बयानिया उस पर मैं वैसे के वैसे झूमकर तू खड़ा हुआ हूं। लेकिन उनको पता है ना वो कुछ कर सकते हैं और ना कुछ कर सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि डे बाय डे नवाज शरीफ को, आपको इस पर बात नहीं करनी है, डे बाय डे नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन तो अभी भी बरकरार है कि इलेक्शन वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस हवाले से फैसला करना है। 62(1)(f) में जो नाअहली की मुद्दत है वो कितनी होगी? तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट ने जो नाअहली की मुद्दत को 5 साल किया था, क्या उसे ही तस्लीम कर लिया जाएगा? क्योंकि 62(1)(f) को जब देखते हैं तो तशरीह तो उसमें मौजूद नहीं थी कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। अच्छा देखिए, उसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला है लेड बाय साकिब निसार बेंच, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो 62(1)(f) है, इसके तहत जो नाअहली होगी वो फॉर लाइफ टाइम होगी। और फिर उन्होंने जस्टिस उमर रजा बंदयाल ही उस फैसले के ऑथर थे 2018 में। फिर अभी जाके रिसेंटली उन्होंने फैसल वापडा के केस में ये कहा था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ये जुल्म है किसी भी सियासतदान के साथ। और अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिसेंटली अपना माइंड दे दिया, उन्होंने डिस्प्ले कर दिया ऐसे कि जस्टिस अजहर मनल्ला ने भी कह दिया कि ये जो 62(1)(f) है, ये नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट ने जब लॉ बना दिया, कानून बना दिया, उसके बाद खत्म हो गई है। इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी अपना माइंड उन्होंने रख दिया सबके सामने। उन्होंने भी ये कहा है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती और ये किसी भी मेरिट पे पूरा नहीं उतरती। संगीन किस्म के केसेस में भी, संगीन किस्म के जराइम में भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर जो पार्लियामेंट की जानिब से जो
डिस्क्वालिफिकेशन को बदला गया था 5 साल के साथ, वो इलेक्शन एक्ट 2017 का क्लॉज आर्टिकल 232 है, और उसका भी हवाला जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने दिया था कि उसके बाद तो अब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और के केसेस में अगर ये वैसे उनकी जमानत होती या ये रिमांड बैक हो जाता केस, जिस तरह से नैब कह रही थी कि इसको नैब कोर्ट को रिमांड बैक करते हैं, तो उस केस में खबर ये हो सकता था कि उनकी ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहती। लेकिन अब चूंकि उनकी जो सजा थी वही कलअदम करार दे दी गई है और उनको बरियत दे दी गई है। जो चार्जेस उन पे फ्रेम किए गए थे वो चार्जेस खत्म हो गए हैं और उनको कहा गया है कि इनकी इक्विटल होगी और बाइज्जत इक्विटल हुई। चार्जेस तो खत्म हो गए मित्तल साहब, लेकिन एक सियासतदान को ना फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने सियासी बलबूते की बिना पर लोगों का वोट जो है उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने अपना वक्त हमें दिया। अभी हमें छोटा सा एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, फिर से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ के हवाले से कि उनके इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के हवाले से या चौथी बार वजीर आजम बनने की राह में जो रुकावटें हैं वो एक एक करके हल होती तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी ये बरकरार है कि जो नाअहली के हवाले से फैसला था वो भी सामने आना है। तो क्या फैसला सामने आता है और नवाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा, इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा, कुछ वक्त इसमें बाकी है कि नवाज शरीफ अहल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। जिस तरह से पार्लियामान की जानिब से भी तरमीम की गई थी, मुख्तलिफ लोगों के इस हवाले से मुख्तलिफ राय है। अभी हम मेतला साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि जब केसेस ही खत्म हो जाएंगे और जैसे एक एक करके हम देख रहे हैं केसेस खत्म हो रहे हैं, तो नाअहली वाला जो मामला है वो भी नवाज शरीफ के लिए क्लियर हो जाएगा। आप इसमें क्या राय रखते हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से और जिस अंदाज में ये नाअहली की गई थी अकामा के केस में, वो इंतहाई मतनाज़ा किस्म का मैनर था और इंतहाई शर्मनाक तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट जो आला तरीन अदालत है वो बगैर किसी ट्रायल के एक मामले पे एक वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल करते। ये तो बात अब तारीख का हिस्सा है और तकरीबन सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उस वक्त इस्तेमाल हुए नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ को अकामा के एक ऐसे मामले में ताहयात नाअहल किया कि जो मामला कभी ट्रायल कोर्ट के सामने गया ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है, उसमें ताहयात नाअहली को उन्होंने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर ताहयात नाअहली का लफ्ज नहीं था और इस लफ्ज को साकिब निसार के दौर में डाला गया, ताहयात नाअहली कहा गया, क्योंकि जो 62(1)(f है आइन का, उसके तहत कोई भी सियासतदान किसी भी डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट अगर उसके खिलाफ आ जाती है, कोई कन्विक्शन आ जाती है, तो फिर वो नाअहल होता है। लेकिन नाअहली की मुद्दत नहीं थी। तो जिस तरह 63A की अजीबोगरीब तशरीह की गई थी, उसी तरह 62(1)(f की भी सुप्रीम कोर्ट ने अजीबोगरीब तशरीह करके ताहयात का लफ्ज जो है वो आइन के अंदर ठोंसने की कोशिश की। तो वो भी एक मतराजा तरीका था जिसको पार्लियामेंट ने जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके फिर इसको 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी कि ये जो नाअहली होगी 5 साल, जिसका मतलब ये था कि अगर 2018 में नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं तो फिर 5 साल 2023 में जो है वो 5 साल पूरे हो जाते हैं, अब कम से कम वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मगर मामला अब दिलचस्प सूरत-ए-हाल इसलिए अख्तियार कर गया है कि पहले जब पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया था तो नून लीग भी और बहुत से सियासी हल्के वो ये कह रहे थे कि अब तो पार्लियामेंट ने वजाहत कर दी है, अब ये ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायीसा की अदालत के अंदर ये मामला टेकअप हुआ और अब जनवरी के जो है पहले हफ्ते में शायद अब इस मामले को सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मामला अभी हल तलब है और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किए हैं एक और MNAs और MPs के केस के अंदर, इससे लगता है कि अभी भी एक तरफ अगर पार्लियामेंट का मंजूर शुदा कानून है तो दूसरी तरफ अकामा का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद दूसरे फैसले भी हैं ताहयात नाअहली के। तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मगर इस बात का इम्कान है कि पार्लियामेंट के कानून को उसी तरह अहमियत दी जाएगी
जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दी जाएगी। और इस तरह फिर मैं समझता हूँ कि जो रिटर्निंग अफसर के सामने कागजात नवाज शरीफ जमा कराएंगे उनको कबूल किया जाएगा और अबूरी तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत करके कबूल किया जाएगा और नवाज शरीफ जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे और फिर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से भी उनके हक में। अच्छा मतीन साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात ये भी कही कि इस बात से साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इस्तेमाल किए गए नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाले फैसले में, तो हमने ये भी देखा कि जजेस भी इस्तेमाल हो जाते हैं, सियासतदान भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन सवाल वहां पर आ जाता है कि इस्तेमाल करने वाले कौन है। फिर दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट अब फैसला ये भी दे रही है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल का फैसला जो है वो भी अदालतों के हक में ही आया है, फौजी अदालतों के हक में, मिलिट्री कोर्ट्स के हक में, मगर साथ ही साथ उसको सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से भी मशरूत किया गया है। एक बात इसमें यह मौजूद है कि इससे पहले दहशतगर्द सिविल अदालतों में रिहाई पाते रहते थे, हाँ वो अब उतनी आसानी से सेफ एग्जिट नहीं ले सकते, लेकिन इस मामले पर आपने भी बहुत ज्यादा गुफ्तगू की है, ना सिर्फ अपने टीवी टॉक शोज में, इनफैक्ट आपने ट्विटर पर भी इस पर बड़ी आवाज उठाई है कि मिलिट्री कोर्ट से कयाम किसी तौर पर भी सिविलियंस के लिए जो है वो उस लिहाज से नहीं होना चाहिए। ये जहां तक इस्तेमाल होने वाले का ताल्लुक है वो तो आप सबके सामने है। वो जो पनामा बेंच के आखिरी डेनोसार हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज हैं, तो वो तो सबके सामने है कि कौन इस्तेमाल हुए। जहां तक इस्तेमाल करने वाले कौन है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जिस तरीके से जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ राब्ते किए, उन पर दबाव डाला कि शरीफ खानदान से जमानतें नहीं मिलनी चाहिए, उनकी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और बाय द वे आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में आज ही लगा है बड़े तवील अरसे के बाद, तो वो भी हमें मालूम है कि इस्तेमाल करने वाले कौन है, वो सबको मालूम है, किसी से छुपे हुए नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि उनका एहतसाब करने को कोई तैयार नहीं है। अब जहां तक फौजी अदालतों का ताल्लुक है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, ये एक आर्जी फैसला है, ये एक अबूरी हुक्मनामा है जिसके तहत फौजी अदालतों को 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का इजाजत दी गई है। मगर जो भी फौजी अदालतों के अंदर फैसले होंगे वो मशरूत होंगे सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से, जो अभी आया नहीं है। और ये जो 6 रुकनी बेंच ने ये अबूरी हुक्मनामा भी जारी किया है, ये भी कुछ इतने अच्छे माहौल में और हालात में नहीं दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो जिस तरीके से कमरा अदालत में कंडक्ट कर रहे थे इस पूरी प्रोसीडिंग को, उसके अंदर भी बहुत से सवालात पैदा होते हैं और ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो आज हर हाल में अबूरी हुक्म जारी करेंगे जो उन्होंने किया। मगर इसकी वजह एक और ये भी थी कि जिन 5 जजों ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, वो जजेस फिर बकौल चीफ जस्टिस काजी फाइसा के वो लाहौर चले जाते हैं, जुमे और हफ्ता लाहौर में अपने घर में मनाते हैं, तो फैसले लिखने का उनके पास टाइम नहीं होता। तो अभी तक उन 3 लाहौर के जजों ने, जो 5 जजों में से हैं जिन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, अभी तक तफसीली फैसला जारी नहीं किया और उन्होंने तफसीली फैसला तहरीर नहीं किया। मेरे ख्याल में अगर वो तहरीर कर देते तो शायद ये अबूरी हुक्मनामे की नौबत भी ना आती। ठीक है मती साहब, एक और मामला भी है तोशाखाना केस में, जिस तरह हमने देखा साबिक पीटीआई चेयरमैन के हवाले से उनकी बुरी जमानत भी खारिज हो चुकी है और जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। आप क्या देख रहे हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हुए हैं उसके बाद जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बल्ले का निशान बैलेट पे होना चाहिए। अगर बल्ले का निशान बैलेट पर नहीं होगा तो वो बैलेट क्या होगा, क्योंकि एक सियासी जमात तो मौजूद है। ये और बात है कि उस सियासी जमात के तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जो लीडरान हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बने हैं, लेकिन कोई भी मुकदमा पीटीआई के खिलाफ नहीं है। किसी पीटीआई के खिलाफ कोई FIR नहीं कटी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई कानूनी और आईनी तौर पर कार्रवाई हो भी सकती है तो आइन में ये दर्ज किया गया है कि किसी सियासी जमात के खिलाफ सिर्फ उस वक्त वफाकी हुकूमत ये कार्रवाई कर सकती है और एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि ये गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली जमात है या इसने मुल्की सालमियत के खिलाफ कोई काम किया है, तो सिर्फ उस सूरत में सियासी जमात पे पाबंदी लग सकती है। जब तक ऐसा कोई केस नहीं है, FIR नहीं है किसी पीटीआई के खिलाफ, उस वक्त तक बल्ले का निशान मिलना जरूरी है। जहां तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है तो आप जानते हैं कि इवन नवाज शरीफ की पार्टी हो या जरदारी की पार्टी हो, वहां पे जो इलेक्शन होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, बल्कि इससे भी शायद बुरे हालात में होते हैं। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त पीटीआई के इलेक्शन की तरफ इसलिए है कि उनका लीडर जो है वो जेल में है। अब सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके लीडर की गैर हाजिरी में या उनके लीडर की नाअहली के बाद अब पीटीआई की क़यादत कौन होगा। तो हमारे जो आईनी इदारे, रियासती इदारे हैं,
वो भी गैर जरूरी तौर पे एक सियासी जमात के अंदरूनी मामलात में मैं समझता हूँ दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सियासी जमातों के अंदर के जो मामलात हैं उनके ऊपर लोगों को तनकीद करनी चाहिए, मीडिया को तनकीद करनी चाहिए। जो पार्टी के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिमाग हैं और जो बाज़मीर लोग हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। मगर अदालतों का या आईनी इदारों का ये काम नहीं है कि किसी सियासी जमात के अंदर कैसे वो इलेक्शन हुए और कैसे नहीं हुए, क्योंकि सियासी जमातों के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन इस हद तक मुदाखलत करता है तो फिर वो जो आर्टिकल 17 है, राइट टू एसोसिएशन है लोगों का, वो बराह रास्त मुतासर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन को इस हद तक जाना चाहिए। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं मजीद जरा बात करना चाहती हूँ आपसे मती साहब के जो भुट्टो साहब के हवाले से केस चल रहा है, यहाँ पर आपको लगता है कि अब अदालत इस सिलसिले में भी जो अपने मुतनाज़ फैसले हैं उसको बेहतर करने की जानिब राह की तरफ हमें गामजन होती हुई नजर आ रही है? और दूसरा सवाल ये भी कि एक शख्स जो मनो मिट्टी तले दब गया, अब उसके कारकुनान को राम करने के लिए भी अगर अदालती फैसले उसके वोटर्स या उसके सपोर्टर्स के हक में आते हैं, तो आपको लगता है कि बेहतर वक्त है या बजाय इसके जो इस वक्त मुल्क में अनारकी फैली हुई है, इतने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, बजाय ये कि उनको प्रायोरिटाइज रखा जाए? देखिए, मुल्क में जो मौजूदा अनारकी है या इंतशार है उसकी वजह यही है कि माजी में जुल्फकार अली भुट्टो जैसे अजीम कायदीन को, सियासतदानों को, वजीर आजम को फांसी पे चढ़ाया गया, उनका अदालती कत्ल किया गया। अगर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी ना दी गई होती तो आज मुल्क ऐसे इंतशार के शिकार ना होता। तो फौरी तौर पे इस बुनियादी वजह को दूर करना जरूरी है, तारीख की दुरुस्तगी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती मानना जरूरी है, माफी मांगे, अफसोस करें, कुछ भी करें, लेकिन नौजवान नस्ल को ये पैगाम जरूर दें। मती साहब, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इतनी 3 दहाइयों में हो चुका है? एक नई नस्ल परवान चढ़ चुकी है, नवासा उनका इस वक्त जो है वो इख्तिदार में आने के लिए जंग लड़ रहे हैं अपने आम इंतखाबात के थ्रू, तो एक दावा होगा या जस्टिफिकेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के पास? देखिए, ना तो ये डैमेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ और ना ही ये पीपल्स पार्टी के मुताबिक की बात है। ये बात पाकिस्तान की है, जमहूरियत की है, और आइन को जो नुकसान पहुंचा जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से, उसका मुदावा तलाश करने की हमें जरूरत है। ये किसी सियासी जमात के मुताबिक की बात नहीं है। ये निज़ाम इंसाफ है जो यकमाल बनाया गया था और इंसाफ का कत्ल हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये मुदावा जब भी हो, जितने जल्दी हो, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और नौजवान नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जानना कि माजी में गलत चीजें होती रही और अब जो हालात हैं और आइंदा जो हालात हैं कम से कम ऐसे पैदा ना हो कि जिसके बाद पाकिस्तान मजीद 40 साल तक ऐसे इंतशार का शिकार हो। लेकिन मती साहब, आप ये देख रहे हैं कि अदालत इस तरह के, अगर कोई भी मुतनाज़ा फैसला था, अगर हम भुट्टो साहब के केस की बात करें, अदालत इन फैसलों को ठीक करती है, आपको दिखाई दे रही है? आप बड़े क्लोजली देखते हैं तमाम मामलात को? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अदालत ठीक करेगी। अगर ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट जो है तारीख की गलती को दुरुस्त नहीं करेगी तो फिर ये कभी नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास, पाकिस्तान की अवाम के पास, हुकूमत के पास, अदालतों के पास, कि इस अपनी माजी की गलती को न सिर्फ ये कि दुरुस्त करें बल्कि अपनी गलती को तस्लीम करें और उसके बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। तो ये एक तारीखी फैसला हो सकता है जिसमें आइंदा के लिए मार्शल के हवाले से जो है वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा, तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सिविलियन हुकूमतों के खिलाफ साजिश करना नामुमकिन होगा, मुश्किल हो जाएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, उनको एक हौसला मिलेगा और इस फैसले की बुनियाद पे वो आगे कई अशरों तक जो है जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जदोजहद जारी रख सकते हैं। मोती साहब, आपने कहा ना एक तवील अरसे तक, एक तवील अशरे तक लोगों ने आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है। मैं यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ एतजाज हसन साहब के हवाले से भी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वकला में से एक है, लेकिन अब उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी में हमें वो नजर नहीं आ रहा। कुछ रोज पहले भी जो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट और बिलावल साहब ने उनके हवाले से पास ऑन की है, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि वो भुट्टो कत्ल केस से भी पीछे हट गए हैं। गो के हम ये देख रहे हैं कि ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप कर चुका है, तो अब उस तरीके से केस को लीड करना भी इतनी अहमियत का हामिल नजर नहीं आता। लेकिन बहुत एक उनकी खिदमत रही हैं इस कत्ल केस के हवाले से, तो उनका इस केस से पीछे हट जाना, यहां पर आप देख रहे हैं कि दलाइल और सबूत, जो तमाम चीजें, जो तमाम बहस है वो मुकम्मल हो चुकी है, वो पीछे हट भी जाते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो कानूनदान होते हैं, जो वकील होते हैं, जब वो सियासी जमातों को ज्वाइन करते हैं और सियासी जमातों के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, तो वो हमेशा अंदरूनी तजाद का शिकार रहते हैं, वो एक कशमकश का शिकार रहते हैं। एक तरफ आइन और कानून होता है और दूसरी तरफ सियासी मसलियतें होती हैं, उनकी सियासी जमातों का डिसिप्लिन होता है। तो ये कशमकश का शिकार बैरिस्टर एतजाज अहसन भी हमें नजर आ रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो
एक टिपिकल एक ऐसे सीनियर कानूनदान की हैं कि जो एक तरफ सियासी डिसिप्लिन का वो वफादार रहने के उसने वादा किया है अपनी पार्टी से, और दूसरी तरफ आइन और कानून का और सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे ख्याल में कानूनदानों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और अगर वो पार्लियामेंट में मुंतखब हो जाते हैं तो उनको वकालत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे तजादात ना हो। जहाँ तक बैरिस्टर एतजाज अहसन का ये गिला है कि उनको भुट्टो रेफरेंस में शरीक होने से रोका गया, ये गिला बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बजा है, क्योंकि बैरिस्टर एतजाज अहसन की जो है वो बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और खासतौर पे आपने देखा होगा जो चलो मुशर्रफ के खिलाफ जो वकला तहरीक चली थी, उसके रूह रवान जो थे वो बैरिस्टर एतजाज अहसन थे। तो बजा तौर पे एक तारीखी मौका है, उसमें बैरिस्टर एतजाज अहसन को यूं सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से रोकना जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो सिर्फ बैरिस्टर एतजाज अहसन जो अपनी पार्टी पे तनकीद करते हैं उस हवाले से उस बात की उनको सजा देना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि अब बिलावल भुट्टो को इस हवाले से इनिशिएटिव लेना होगा और फराख्तली का मुजाहरा करते हुए बैरिस्टर एतजाज अहसन को बाकायदा खत लिखकर उनको कहना होगा कि वो आप जरूर शरीक हों और जो कुछ वो कर सकते हैं इस हवाले से करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं गजा के मामले पर, जहां पर इस्राएली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और पनाह गजीन कैंपों और आबादी पर बमबारी के नतीजे में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल गजा पट्टी को वीरान बना रहा है और इसका सबूत इसराइल ने मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों की इमारतें गिराकर साबित कर दिया। बिल्कुल, और गजा में हम देख रहे हैं कि इसराइल के हमले रोकने के लिए अमेरिका आलमी बरादरी का साथ नहीं देता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जब अमेरिकी सदर जो बाइडन गजा में इसराइली हमलों की हिमायत करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ फलस्तीनियों की हिफाजत के हवाले से भी परेशान है, तो ये किस किस्म का रवैया है? बैड कॉप। बिल्कुल ऐसी, और ये सभी जानते हैं कि अमेरिका इस जंग में क्या किरदार अदा कर रहा है और हमेशा की तरह उनका किरदार नेगेटिव ही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की बात करें तो वहां पर भी गजा में जो इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी से मुतालिक करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जो 193 रुकनी पार्लियामान में 153 अरकान हैं, उन्होंने भी करारदाद के हक में वोट दिया है, जबकि स्टिल हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने इस करारदाद की अभी भी मुखालफत की है और 23 ममालिक जो थे वो वोटिंग के इस अमल से गैर हाजिर रहे हैं। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि हमास की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की फौरी सीज़ फायर की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम भी किया गया है और हमास ने आलमी बिरादरी पर जोर ये दिया है कि वो इसराइल से इस करारदाद पर अमल करवाए और उसके साथ साथ फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फास्फोर्स बॉम्ब्स के इस्तेमाल की तस्दीक भी की है। ये तस्दीक अब खुद इसराइली फौज ने की है और देखना यह है कि आलमी बिरादरी इस पर क्या रद्द अमल देती है, क्योंकि एक ऐसा घिनौना जुर्म जो आप अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं तो वहां पर आलमी बिरादरी की खामोशी बनती नहीं है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो आलमी बिरादरी में रहने वाले यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां के जो लोग हैं वो इस चीज को खासी क्रिटिसाइज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सुनी किसी एक की भी नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब हमने बाहर के ममालिक में भी देखा लोग कंटेस्ट कर रहे थे इस हवाले से और प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे थे, तो वहां पर यही कहा जा रहा था कि शायद अब ये प्रेशर बिल्डअप होगा अवाम का और जो हुक्मरान हैं वो इस हवाले से बात करेंगे इसराइल से, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और जंगबंदी वाला जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। दूसरी जानिब जो ईरानी वजीर खारजा हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने भी कहा कि इसराइल और अमेरिका हमास को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसराइल जंग के जरिए यरगमाली को आजाद नहीं करवा सकता, इस मसले का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी हल ही होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खेल के मैदान में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो जारी है। गजा के जो लोग हैं, उस्मान ख्वाजा की मैं बात कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो इस वक्त जारी है और जब उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस वो कर रहे थे तो उन्होंने एक जूते पहने थे जिस पर कुछ मैसेजेस कन्वे किए गए थे गजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के लोगों की सपोर्ट में, जिस पर फिर तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया गया। पैट कमिंस की भी स्टेटमेंट उस हवाले से सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि अब
वो आइंदा से ये जूते पहनकर नहीं खेलेंगे। लेकिन उस्मान ख्वाजा का जो स्टांस था वो बड़ा क्लियर था कि ये सिर्फ फलस्तीनियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, तो उसकी जान भी उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और इस मामले पर काफी डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, जब कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दिया हो और आपको पता हो कि आप उसका इस्तेमाल पॉजिटिव भी कर सकते हैं तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो वो इसको कहते हैं अनवार बेहतरीन इन्फ्लुएंसर होना और अच्छे तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौरा है और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा कोई भी चीज है तो वायरल होनी हो या लोगों पर इजीली एक्सेस हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी मकाम पर हैं, आपका फॉलोअर है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी इज्जत और आपका एहतराम करते हैं, तो कुछ ऐसे मामलात पर आवाज जरूर उठाएं जहां पर लोगों की जिंदगी बचाई जा सके और उनका साथ दिया जा सके। और ऐसे में उस्मान ख्वाजा जिस अंदाज से सामने आए हैं वो डेफिनेटली काबिले तहसीन है और हम तो बतौर पाकिस्तानी, वी बीइंग मुस्लिम, जो है इस चीज को बड़ा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर सोशल मीडिया पर हमने देखा था एक ब्रांड है ज़ारा जिनका नाम है, तो वो उनकी एक फोटोशूट था, कंट्रोवर्सी हमने देखा था कि बहुत बड़ी कैंपेन जो लॉन्च की थी उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, बड़ी तनकीद की गई थी और फिर लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था ज़ारा का। और हमने देखा इस तरह से मुख्तलिफ ब्रांड्स का बॉयकॉट किया गया जिससे उन्हें बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। और उसके बाद अब उस ब्रांड की तरफ से भी अब जो माफीनामा है वो सामने आ गया है, अपॉलोजाइज वो कर चुके हैं, लेकिन शायद अब अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है देर हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया था कि अपने शूट्स में, अपनी कैंपेन में किसी ऐसे मसले को उजागर करना और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया था। क्योंकि इसी से मिलते जुलते विजुअल्स हम देख रहे थे फिलिस्तीन में, गजा में, जब लोगों के बच्चों को मारा जा रहा है और वो बच्चों को इन कफन में लपेट कर अपनी गोद में उठाए हुए। देखिए अनवार, ये वही सिमिलैरिटी आ गई ना, जो भी मैं एक इन्फ्लुएंसर के हवाले से बात करी थी। अभी जो मॉडल इस कैंपेन के लिए उन्होंने साइन की थी, ठीक है, उसकी तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जा सकता था अपनी जाती हैसियत में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो इस कैंपेन का हिस्सा बनी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज़ारा को ट्रोल किया गया, इस ब्रांड को ट्रोल किया गया, एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो इस मॉडल का करियर भी दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, आने वाले ऑलमोस्ट ब्रांड का करियर भी दांव पर लगा हुआ है। तो ये जरा सोचना होगा और इंसानियत को पहले रखिए, बाकी सब चीजों को बाद में रखना चाहिए। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अहम खुशखबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जहां देख रहे हैं कि साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 20 दिसंबर तक नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान सईद हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, बताइएगा अदालत ने क्या एतराज़ात लगाकर इसे मुस्तरद कर दिया? जी बिल्कुल, साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा जो है ये साबिक चेयरमैन की दरख्वास्त है जिसको मुस्तरद कर दे और हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जो बानी PTI है उनकी वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया और जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए कि समझ नहीं आ रही कि ये ऑर्डर में क्या कह रहे हैं। वफाकी अदालत जो है उसका क्या वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन उसके साथ नहीं है। ताहम जो वकील है चेयरमैन, साबिक चेयरमैन PTI के, उनकी जानिब से अदालत को बताया कि जज के पास इख्तियार नहीं है अदालत डिक्लेयर करना, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का काम है। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये जज का ही इख्तियार है कि वो जहां पे ट्रायल का इंतखाब कर सकता है। ताहम ये लाजमी होना चाहिए कि जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब भी कर सकते हैं, मगर ये ओपन कोर्ट होनी चाहिए, कोई बंद नहीं होना चाहिए, इन कैमरा सेशन नहीं होना चाहिए। जिस पर अदालत ने FIA को भी नोटिस जारी कर दिए और जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है उस पर भी नोटिस जारी करते हुए फौरी इस्तदा जो रोकने की, ट्रायल रोकने की थी वो मुस्तरद कर दीजिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं पर्थ में, और जो तारीखी टेस्ट मैच है, तारीखी टेस्ट सीरीज है, वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम हमें थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टार्ट लिया गया है वो बड़ा ही जबरदस्त है। 25 ओवर्स में अभी कुछ देर पहले जब हमने देखा था तो 117 से ज्यादा रन वो स्कोर कर चुके हैं, और वार्नर इस वक्त बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। इनिंग्स है। अच्छा, कितना स्कोर हो गया अभी अनवार? इस वक्त 120 का स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का। कोई खिलाड़ी इनका आउट नहीं है। 26वां ओवर है जिसकी चौथी गेंद है। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर इस वक्त हमें क्रीज पर नजर आ रहे हैं, जिसमें उस्मान ख्वाजा मेड 37 एंड डेविड वार्नर मेड 74। और बड़ी स्पीड में हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो में खेलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं, और 2 कैचेस भी सुनने में आ रहा है कि वो ड्रॉप हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं जब ये कैचेस ड्रॉप हुए हैं। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के नायब कप्तान बनाने का भी ऐलान किया गया है, जबकि जो कैप्टन है शान मसूद वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम मुतासिर कुन अंदाज में खेलने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही करेंगे इस टेस्ट सीरीज को जीत कर ही वापस आए, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने गई है तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, डेडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कंटेंट और आपका जो विजन है वो आप सामने रखेंगे ना, तो उसी बेस पर हम ये देखेंगे कि आप उस चीज को या उस चीज को यकीनी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा सामने वाला जो हरीफ है वो बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसे में आपके असाब का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। और वो शान मसूद जिनके हवाले से अगर हम बात करें, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि उनके हवाले से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं, उन्हें एकदम टीम का कैप्टन किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो भी टेस्ट टीम का कैप्टन। तो हमने देखा कि अब तक वो जो खेल रहे हैं उसको खासी हद तक जस्टिफाई करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। बट लेट्स सी, एक बड़ा फैसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिया गया है। फिर दूसरा, जैसे कि अनवार अभी में बता रहे कि शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो नायब कप्तान बना दिया गया है। तो लेट्स सी इन दोनों कैप्टन्स की कप्तानी में टीम कैसा परफॉर्म करती है। बहरहाल जो नायब कप्तान है वो इस वक्त 10 ओवर्स अपने करवा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्लेइंग 11 में हम देख रहे हैं कि जो 2 नौजवान क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, आमिर जमाल हैं, खुरम शहजाद हैं, वो भी डेब्यू कर रहे हैं। तो एक ऐसा नई टीम भी हम देख रहे हैं, क्योंकि नए कैप्टन हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी एड अप हुए हैं। और फिर सीरीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और टफ सीरीज है। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है, और अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम बेहतर वहां पर परफॉर्म करेगी। अच्छा, जो ग्राउंड है, ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी इस तरह के क्रिकेट ग्राउंड्स हो जिस तरह बाहर ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर तो जब भी मैचेस होते हैं पिचेस पर तनकीद की जाती है, ग्राउंड्स पर तनकीद की जाती है, तो वहां पर बड़ा इस चीज का ख्याल रखा जाता है, बड़ा फोकस किया जाता है इन तमाम तर चीजों पर। बिल्कुल ऐसे ही है। इन पिचेस को खूबसूरत बनाने के लिए तो वहां की मैनेजमेंट बड़ा खासा किरदार अदा करती है, लेकिन हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि सफाई सुथराई का जो ख्याल है ना, वो सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं लेना पड़ता, एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी आप लोगों को इस चीज का बड़ा, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ग्राउंड्स को गंदा कर देते हैं, उन सीट्स को गंदा कर देते हैं, जो खाते हैं वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं, कोई चीज खेलते खेलते तोड़ बैठते हैं। भाई मतलब मैं हैरान होती हूँ। चले बच्चे तो खिलौनों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, आप उन्हें कहते हैं जहां आप जा रहे हैं, आप अगर उसी चीज का जो है वो रिगार्ड नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो चीज जो है ना वो टूटेगी ही। और मेरी नानी एक बात कहा करती थी अनवार के, चीज कहती है मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करूंगा। तो वो वाकई आप जिस चीज को जितने तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि मैनेजमेंट की जानिब से भी शायद उस तरह से ग्राउंड्स पर फोकस नहीं किया जाता, और इसी वजह से फिर जो लोग जाते हैं मैचेस देखने, जैसे अगर कजाफी की तो हम बात नहीं करेंगे, बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन अगर दूसरे शहरों में बात करें या हम पिंडी में जो स्टेडियम्स मौजूद हैं वहां पर हम देखें, तो जो लोग पीछे बैठ कर मैच देते हैं उन्हें तो फिर समझ भी नहीं आती क्या फिर मैच में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। तो ये जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं, बड़े जबरदस्त मनाजिर हैं इस वक्त। और ये भी हमें देखना चाहिए कि अब जो स्क्रीन्स का एहतमाम किया जाता है इन तमाम मैचेस के लिए, तो आइडिया हो जाता है कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाकर देखते हैं तो कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जहां पर फिर लोगों को मुश्किल आती है कि आखिर उधर चल क्या रहा है। अच्छा, जब हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज की बात कर रहे हैं, और बार बार हमारे जो एनालिस्ट थे उनसे भी जब हमारी बात हुई, तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम के पास जो टेस्ट क्रिकेट का तजुर्बा है वो भी काफी कम है, नए लड़के भी हैं, वो भी शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तानी साइड का, ऑस्ट्रेलिया साइड का हम मवाजना करते हैं, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस
फिर हमें वहां पर नजर भी आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया हाँ अनवार, मुझे ये नजर आ रहा है कि हमें वहां पर बैटिंग लाइन तो डेफिनेटली उसको स्ट्रांग होना टेस्ट मैच में बहुत जरूरी है, लेकिन बॉलर्स का जो है परफॉर्म करना वो खासा इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये लोग आउट करेंगे सामने वाले प्लेयर्स को तभी तो रन रेट रुकेगा ना, वरना वो तो रुकने वाले भाई है नहीं। बहरहाल में ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ताबिश, मैच शुरू हो चुका है, एक अच्छा बोर्ड पर स्कोर दे चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम। हाउ डू यू सी दिस? इस वक्त दो कैचेस जो है वो भी हम ड्रॉप कर चुके हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और ये होता है कि कैचेस मेन मैचेस, और ये पुरानी कहावत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने आज एक जैसे टीम का ऐलान किया और ऐलान किया, और वही रवेश वही आदतें जारी रखी और अंदाजा था ही नहीं। हमने देखा कि माजी में भी वही गलती हम करते आ रहे हैं और आज भी हमने वही किया। आपने पहले टीम का ऐलान कर दिया, आप दो जो है अपने स्पेशल फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, इसके अलावा 3 ऑलराउंडर्स आप बताएं, राजा फहीम अशरफ, आमिर जमाल, और इसके अलावा आप जब एक और ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरते हैं तो ये बेहतर अमल नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप एक नए डेब्यूटेंट के साथ मैदान में उतरे हैं, तो ये तमाम जो चीजें थी इसको लेकर मुसलसल तनकीद की जा रही थी, हाईलाइट किया जा रहा था, ये तनकीद बड़ा इसलाह थी, लेकिन उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, आपने कैचेस ड्रॉप किए। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। मोहम्मद हफीज साहब के बयान देख लें कि इस सीरीज से पहले वो ऑस्ट्रेलिया पर तनकीद कर रहे थे, वहां की पिचेस के मयार को लेकर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि ये कह रहे थे हम वहां पहुंचे हैं ये सीरीज जीतने के लिए, तारीख रकम करने के लिए। इस तरह अगर तारीख रकम होती है तो फिर पूरी दुनिया आप पर कह के लगाएगी, तारीख आप रकम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि तारीखी रकम करने गए हैं बिल्कुल ऐसे। लेकिन ताबिश अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं वार्नर खेल रहे हैं या उनके और भी जो प्लेयर्स हैं जिस पेस से वो खेलते हैं, जिस स्पीड से वो खेलते हैं, हमारे तो प्लेयर्स T20 में वैसे नहीं खेलते जैसे वो टेस्ट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, दौरा एक ऑस्ट्रेलिया वैसे ही चैलेंजिंग रहा, और आपको मैं ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने काफी कुछ तब्दील किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जब भी एशेज सीरीज होती है तो एक अहम नुकता ये होता है कि किसी तरह मॉडर्न डेज क्रिकेट जो है वो मजीद ज्यादा शानदार हो जाए, और हमने यही देखा वो मॉडर्न डेज क्रिकेट के ऐन मुताबिक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्नर हो या फिर दीगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हो, उनमें ये सलाहियत है, उनमें ये जो है कैपेबिलिटी है कि वो किस अंदाज से रन्स बनाना जानते हैं, बॉल टू बॉल रन्स कर रहे हैं। आजकल टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है जिसमें आप 400 बॉलें खेलें 100 रन करें तो आप दुनिया के बड़े बल्लेबाज हैं। आप सिर्फ 150 बॉल पे 100 कर लें तो आप शानदार बल्लेबाज तस्वुर किए जाते हैं। और हमारी जो क्रिकेट है उस क्रिकेट को थोड़ा तब्दील होना होगा। आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं रमीज हसन राजा साहब से, आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं साबिक कप्तान से, लेकिन एक बात तो थी वो मॉडर्न डेज क्रिकेट की बात करते थे, और मॉडर्न डेज क्रिकेट के मुताबिक ही आपको अगर प्लान कर आप मैदान में उतरेंगे तो ही कामयाबियां समेट सकते हैं। आने वाले वर्ल्ड कप में, आने वाले टेस्ट चैंपियनशिप में, आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें मैदान मार सकते हैं ना, फिर आप जो दौड़ है उसमें से बाहर हो जाएंगे, आप लंबे अरसे तक इन इवेंट्स का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आप देखिए युगांडा जैसी टीम जब सामने आ रही है, वो जिम्बाब्वे को पीछे छोड़ रही है, तो पाकिस्तान को भी बेहतर माइंडसेट के साथ ही मैदान में उतरना चाहिए। ठीक। अच्छा ताबिश ये भी बताएगा, इस वक्त जो हम पिच कंडीशन देख रहे हैं ना, उसे अंदाजा ये हो रहा है कि ग्रास काफी है इस वक्त पिच पर, तो हमारे जो बॉलर्स हैं उनके पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो सामने हमारे पास टीम है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं, वर्ल्ड कप के विनर हैं, तो हमारे पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि शाहीन भी अब तक 10 ओवर्स करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि वो कोई एक जल्दी विकेट हासिल कर पाएंगे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसा तस्वुर किया जाता है ये वो शाहीन शाह अफरीदी अब नहीं रहे हैं माजरत के साथ, जो अपने कैरियर के आगाज में शानदार अंदाज से एक एंड से बॉलिंग करते थे तो हरीफ बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते थे। ये वो शाहीन शाह अफरीदी है जो इस वक्त 50% फिट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जलालुद्दीन साहब कहते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि अगर आप उस बॉलर को तरजीह दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट नहीं है, तो इसका मतलब आप एक तो मेरिट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसके अलावा जो बॉलर्स आपके पास लूप में मौजूद है आप उनको नहीं खिला रहे, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। और यही हुआ, आप देखें
आपने यहाँ से साजिद अली को रवाना किया जिसने कायदे आजम ट्रॉफी का एक भी मैच पिछले 2 साल में नहीं खेला है। जाहिद महमूद ने 22 विकेटें ली 9 इनिंग्स में, लेकिन आपने उसको नहीं भेजा। तो मतलब जो सिलसिला है वो बिल्कुल ज्यादतियों पर मबनी है, नाइंसाफियों पर मबनी है। हम ये बात नहीं करते कि किस खिलाड़ी का कहाँ से ताल्लुक है, हम ये बात करते हैं कि जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है वो आया उमर अकमल हो, अहमद शहजाद हो, शर्जील खान हो, जो भी हो, उसे टीम में होना चाहिए परफॉर्मेंस की बुनियाद, और परफॉर्मेंस को तरजीह देनी चाहिए खिलाड़ी को नहीं। लेकिन यहां पर तो फिर हम ये देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं भी है तो शाहीन को फिर बोर्ड ने नायब कप्तान भी बना दिया है। जी यही मैं कहने वाला था कि कुछ लोग जो है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है सिल्वर स्पून के साथ ही क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हैं। शाहीन शाह अफरीदी हो, हसन अली हो, हारिस रऊफ हो, पहले बोर्ड कहती है उन्हें एनओसी नहीं देंगे, फिर वो बिग बैश भी खेलने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपने शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, इस बात से वाकिफ है शाहीन शाह अफरीदी किसके दामाद है। फिर इसके अलावा आप देखें कि शान मसूद की खुद की क्या परफॉर्मेंस थी, उनकी टीम में जगह बनती थी। आज से पहले जब साबिक कप्तान बाबर आजम थे उनकी जगह नहीं बनती थी। आप कोशिश में लगे हुए थे वो पहले नायब कप्तान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, आपको मौका मिल गया, आपने बाबर को जो है रास्ते से साफ किया, उसकी कप्तानी उससे छीनी। इसके बाद अब आपने नया कप्तान बनाया, और ये कप्तान नहीं बनाया आपने, ये आपने बनाया है बल्ली का बकरा, और ये बल्ली का बकरा इस सीरीज के बाद सामने आ जाएगा, और इसके बाद आप कोई नया कप्तान बनाएंगे और उससे काम लेने जो है दिखाई देंगे। तो फिर ताबिश हम ये कह दें कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सबको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। दूसरा ये भी कि अभी कल ही हमने देखा है कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो जरा आप भी हमें बताइए कौन किस टीम में गया है, और ड्राफ्टिंग के इस सीजन को आपने सीजन 9 को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कौन सी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं आपको? देखें, जिस अंदाज से कल पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई, पाकिस्तान के सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग, हमने यहाँ काफी लीग्स होते हुए देखी, कश्मीर प्रीमियर लीग भी हुई, कराची में जहाँ से मैं आपसे लबकुशाई का मौका मुझे मिला है, और यहाँ कराची प्रीमियर लीग हुई, सिंध प्रीमियर लीग की नई तारीखों का बाकायदा ऐलान हो गया। तो यहाँ पीएसएल का ये ड्राफ्टिंग का सिलसिला हुआ है, जहाँ 6 फ्रेंचाइज, सबसे पहले तो ये बातें की जा रही थी, आपको भी याद होगा उस वक्त जो है ये बात सामने आई कि नए अंदाज के साथ, नए तर्ज अमल के साथ अब जो है पीएसएल मजीद टीमों के साथ आपको दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और अहम नुकता था, कहा गया कि मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेली जाएगी, तो 3-4 वेन्यूज, उसके अलावा हम कोयटा और पेशावर में भी देखेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन जो मुलाकात हुई वजीर आजम पाकिस्तान की, और उन्होंने ज़का अशरफ साहब से मुलाकात की 12 तारीख को, मुलाकात बहुत अहम है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। उस मुलाकात में बताया गया कि जो ग्राउंड्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ग्राउंड है और एक ग्वादर में ग्राउंड है, उसको भी यूटिलाइज किया जाए पीएसएल के लिए, और आगे वाले प्लान्स के लिए, खासतौर पर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको कंसीडर किया जा रहा है। पीएसएल में जो कल ड्राफ्ट हुए, यकीनी तौर पर ड्राफ्ट काफी शानदार हुए। आप देखें, नौजवान फास्ट बॉलर सलमान इरशाद को पेशावर गंजी ने दीगर जो ताबिश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताइएगा अहमद शहजाद को अभी तक कोई टीम ने पिक क्यों नहीं किया? पिछले सीजन में भी हमने देखा, इस सीजन में भी ऐसा ही हुआ। सर, एक जानिब जहां हवा चल जाती है और हवा किसी के हक में ना हो, तो फिर उसे कौन कैसे बदले? अहमद शहजाद नो डाउट परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, 344 रन उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना सिर्फ इस वक्त नेशनल T20 में किया, कायदे आजम ट्रॉफी में भी उन्होंने रन बटोरे। इससे पहले 2022 में जो हुई कायदे आजम ट्रॉफी, उसमें उन्होंने रन किए। 2021 की कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर वो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए आपको दिखाई दिए, लेकिन वो जो है किसी का हिस्सा नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वो खेलते थे, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर से गुज़िश्ता रोज ड्राफ्टिंग के दौरान सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मोइन खान साहब ने कहा कि हम अपने बेस्ट जो ऑप्शंस है उसकी तरफ ही जा रहे हैं, और यही हो रहा है। अहमद शहजाद परफॉर्मेंस का मुजाहरा तो कर रहे हैं, और एक अच्छे परफॉर्मर है, चैलेंजिंग लम्हा है उनके लिए, और यकीनी तौर पर ये लम्हा भी खत्म हो जाएगा अगर वो परफॉर्मेंस का ही मुजाहरा करेंगे। आप देखें, हर खिलाड़ी के लिए मुश्किलात आती हैं, सिर्फ अहमद शहजाद नहीं है, जाहिद महमूद भट्टी है, उन्हें भी उस टीम ने नहीं रखा, उस्मान कादिर है, इसके अलावा
हसनैन तलत है, शर्जील खान है। ठीक है ताबिश, हमारे साथ ही रहिए और चलें एक अपडेट है वो अपनी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास मैच की अपडेट आई है वो हमें ये बता रही है कि एक विकेट गिर चुकी है और शाहीन शाह अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया है। तो ये अपडेट जो है वो अभी रिसेंटली। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो जनाब, बैरून ममालिक में मुकीम अफराद और शख्सियात पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वहाँ की कम्युनिटी में अहम किरदार भी इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि वो जहां भी हो वहां पर रहते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसे ही एक काबिल एहतराम शख्स डॉक्टर अबुल फजल हैं, और डॉक्टर अबुल फजल ने ऑस्ट्रेलिया से IT में PhD की और पोस्ट डॉक भी ऑस्ट्रेलिया से ही उन्होंने कंप्लीट किया। इससे पहले डॉक्टर साहब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में भी काम कर चुके हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अब सियासी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में खासे हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे साथ आज शो में भी मौजूद है, आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं, आपकी भी बात करवाते हैं। मैं ज्वाइन किया रहनुमा डॉक्टर अबुल फजल ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में काम का तजुर्बा कैसा रहा, और जब ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जिस तरह से वहां पर काम करते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, वहां पर जो कम्युनिटीज मौजूद हैं उनको सर्व कर रहे हैं, उसके असरात आपकी अपनी पर्सनालिटी पर कितने असरअंदाज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया अनवार साहब, नजरियाब साहिबा, मुझे मौका देने का, अपने इजहार ख्याल करने का। मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए कोई तकरीबन 10 साल होने को है। मैंने यहाँ पे PhD की है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से। मुझे सिडनी का यूनिवर्सिटीज का एनवायरनमेंट देखने का मौका मिला है। फिर मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पे भी काम किया, वहाँ पे भी मुझे चीज़ों को करीब से देखने का मौका मिला है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिक सेक्टर को भी ज्वाइन किया और वहाँ पे भी काम करने का मुझे मौका मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ऑस्ट्रेलिया मूव होने से पहले मैं पाकिस्तान में भी मैंने हायर स्टडीज मैंने की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने जॉब की थी, नॉट प्रिसाइजली फॉरेन अफेयर्स में। और फिर इसके अलावा मैंने यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोजेक्ट्स से उनको रन किया। तो मैं इस हवाले से उस पोजीशन पे आ गया कि मुझे कंपैरिजन करने का मौका मिल गया कि फॉर एग्जांपल हाउ थिंग्स आर बीइंग एक्सिक्यूटेड इन पाकिस्तान एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग रनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो अगर हम सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने असातिज़ा को कि हमारे असातिज़ा बहुत मेहनत करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जिस किस्म के बैकग्राउंड से हम यहाँ पे आते हैं स्टडीज़ के हवाले से, तो हमें यहाँ पे अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करना बनिस्बत आसान लगता है पढ़ाई के हवाले से। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे स्ट्रीमलाइंड है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर है, इंडस्ट्री के साथ लिंक है इनका, रिसर्च बड़ी अच्छे लेवल की होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडस्ट्री का लिंक मिसिंग है, जो कि हमारी रिसर्च को जो अप्लाइड डॉक्टर साहब यहाँ पे जब आप स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर ही रहे ना और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि बहुत कम लोग हैं खुशकिस्मत है, जिनमें से आप भी एक हैं, जिन्हें मौका मिला ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीने का और अपने आप को कुछ मजीद बेहतर बनाने का। अब मुझे ये बताएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ हमारे तलबा किस तरीके से जो है वो रुजू करें, क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। हमने देखा है कि वीजा पॉलिसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना रहता है। स्कॉलरशिप्स आई कब गई उनकी आंखों से भी नहीं गुजरती, और फिर हम देखते हैं वो स्क्रूटनी और जो कंडक्शन का अमल है वो खत्म हो जाता है। इस हवाले से ये है ज़रियाब साहिबा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम उस फेज़ में हैं कि जहाँ पे हमारी जो पाकिस्तान के अंदर स्टडीज़ कंडक्ट जो तलबा तालीम हासिल करते हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उसको यहाँ पे अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाउएवर गिवन द सिचुएशन इन पाकिस्तान, अब थोड़े से रिलेक्टेंट हैं थोड़े से डेवलप कंट्रीज और इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया के, वो तसव्वुर करते हैं कि आप शायद जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हैं, इस वजह से वो वीज़ा देने में थोड़ा से रिलेक्टेंट होते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं आपको वीज़ा मिल जाता, एडमिशन मिल जाता है, तो जब आप वीज़ा के फेज़ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपने वीज़ा ऑफिस को सेटिस्फाई करना है कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू आर कमिंग हियर फॉर स्टडीज एंड यू विल आफ्टर हैविंग अ स्टडी
lawfully you can stay here, but you will not be staying here unlawfully. So ऐसी यकीन दहानियां करवाने से आपको यहाँ से वीजा मिल जाता है. तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं. आप डेफिनेटली आप तालीम हासिल करते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है. इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर professional career here, you can continue here. Otherwise it's always good to going back and serving your own country. लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, हम तो यही देखते हैं कि पाकिस्तानी, कितने ही ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं, जो कि सऊदी अरब में हैं, यूके में हैं, यूएई में हैं या अमेरिका में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं दुनिया के. तो पॉपुलेशन भी इसमें आप काउंट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, उनके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है हमारी निस्बत? मैं समझता हूँ पॉपुलेशन एक फैक्टर है, उसकी मैनेजमेंट अगर कम हो आसान है, लेकिन पॉपुलेशन इटसेल्फ अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज कर लें तो वो आपका एसेट भी है, which I consider, you know. लेकिन यह है कि प्रॉपरली मैनेज करें. अगर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 3 करोड़ लोग हैं और हमारी आबादी 25 करोड़ है, और अगर हम उनको प्रॉपर मैनेज करें, हमारे पास यूथ है, उसको चैनलाइज करें, उनको प्रॉपर डायरेक्शन दें, तो वो तो हमारे एसेट है. तो हम 25 करोड़ बड़ी बेहतर तरीके से हम दुनिया के अंदर छा सकते हैं. अब ये देखें जैसे इंडिया है, इंडिया तकरीबन 1 अरब से 1.5 अरब के करीब आबादी है. यू नो हर छठा आदमी इस दुनिया के अंदर इंडियन है. तो उसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आती है. वो अब दुनिया में बहुत जगह जगह पे पहुंचे हुए हैं, और अब बिलहाज अपनी तादाद, वो अब एक फैक्टर ये है कि उन्होंने वैसे भी थोड़ा सा एक्सेल किया डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल आईटी के अंदर, लेकिन उनकी तादाद भी हमसे ज्यादा है, तो इस वजह से वो हमें दिखते भी ज्यादा है. पाकिस्तानी तादाद के लिहाज से थोड़े से कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं तो दे आर डूइंग गुड बिलहाज, यू नो, बिलहाज विद रिस्पेक्ट. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि आप वहाँ पे पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आप वाबस्ता हैं. तो जो एक हम देखते हैं ना, और पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज हैं उनका ज्यादातर रुझान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ हमें नजर आया है. अपनी पार्टी का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आप वहां पर किस किस्म की एक्टिविटीज को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं? और दूसरा ये भी कि जो 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शंस हैं, उस पर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं कि वो इनको फ्री एंड फेयर देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज अभी बाहर मौजूद है लोगों के दरमियान? बहुत शुक्रिया. सबसे पहले जो मेरी वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नून के साथ, आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हियर इन ऑस्ट्रेलिया. मैंने मुस्लिम लीग नवाज को फॉर्मली 2 साल पहले ज्वाइन किया था. ज्वाइन करने की मुस्लिम लीग नवाज को क्यों ज्वाइन किया, वो बड़ी प्रॉपर असेसमेंट पे किया मैंने. लाइक यू नो, I did a comparison of different parties working in Pakistan. Like I compared the performance of PTI, particularly how well they performed, particularly in KP, because in KP they got 10 years, you know, to serve there. And then I compared Pakistan Muslim League Nawaz government in Punjab, you know, from 2008 to 2018. जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं, आप टेबल ड्रॉ करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप एनर्जी सेक्टर को ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लें, आप हेल्थ सेक्टर को ले लें, आप मेडिकल कॉलेजेस को ले लें, ये इस किस्म के बहुत से, आप लॉ एंड ऑर्डर को ले लें, मॉडर्नाइज करना, जो कैमरास हैं उसके साथ जो आईटी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हुकूमत की, वो सब कुछ करना. आप अगर उस टेबल को सामने रखें तो मेरिट के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज कहीं आगे नजर आती है, और बाकी जो पार्टीज हैं वो कहीं भी नहीं है उनके साथ. तो दिस इज द रीजन आई एक्चुअली ज्वाइन PMLN. अब जब हमने PMLN ज्वाइन किया, आई एम नॉट द ओनली PhD रिप्रेजेंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, PhD इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून. अब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 और PhDs हैं जो हमारी टीम का हिस्सा हैं. उसमें सबके सब यहाँ के क्वालिफाइड हैं, and they did PhDs in STEM subjects, you know, science, technology, engineering, and mathematics. And they did their there is a very important question that I want to know. वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप ज्यादातर किस किस्म के शोबों का रुझान देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं जो ये डिग्रीज हासिल कर चुके हैं, वहां पर आकर अपना करियर बना सकते हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर उनके लिए, हमारे नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है? अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड्स के साथ हैं उसके साथ भी अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे कोई इंजीनियरिंग करके आता है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की बहुत सी जॉब्स हैं, प्रोवाइडेड दैट यू
आप जॉब को अप्लाई करें, उसको परस्यू करें। आप आईटी की बहुत सी जॉब्स हैं, आईटी में आए, आईटी को आपको बहुत सी जॉब्स हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट में है और अब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज है, तो यू कैन स्टार्ट अ कैजुअल जॉब, यू नो, टू मीट योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। दैट शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ज़रियाब साहब, मैं एक्चुअली बात ये करना चाह रहा था कि अभी हम मैनिफेस्टो के ऊपर भी काम कर रहे थे, हमें असाइन किया गया कि आप कुछ अपनी सजेशंस दें जो PMLN की 2014 की मैनिफेस्टो है उसमें ऐड किया जाए। तो ये जो अभी पर्टिकुलरली हमारा एसेट है, अनवार साहब ने बताया प्रिसाइजली कि हमारे तकरीबन 1 करोड़ के लोग जो हैं वो बाहर बसते हैं, ये हमारा बहुत एसेट है। हमने उनसे जॉबें नहीं करवानी है यहाँ पे, हमने इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ से बिजनेसेस करवाने हैं। दे शुड स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। उसका फायदा ये होगा कि वो यहाँ पे करेंगे तो मेड इन पाकिस्तान प्रमोट होगा, वो यहाँ से पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लेकर आएंगे और हमारा एक बिल्कुल इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि हमें जॉब सीकर्स नहीं बनाने, हमें जॉब क्रिएटर्स बनाने हैं विद इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर अबुल फजल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, साल 2023 के हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की एक रिकॉर्ड तादाद है जो कि बैरून मुल्क काम हासिल करने में कामयाब हुई है। 2023 में हमने देखा कि 9 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार हासिल हुआ है, उन्हें रोजगार मिला है। और हालिया बरसों के जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक अफरादी कुव्वत की गैर ममालिक में जो मुलाजमत के लिए जाने वाले अफराद की तादाद किसी भी एक साल की बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी है। और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है जो कि दूसरे ममालिक में मुकीम है और एक बड़ी तादाद अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है जो कि हर हाल में बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है। ऐसे हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब में 26 लाख पाकिस्तानी मुकीम है और इसके बाद बरतानिया का नंबर आता है जहां पर 15 लाख के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात 14 लाख और अमेरिका में तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। अब जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी तादाद में बाहर आबादी हमारी पाकिस्तान की होगी तो उनके मसाइल भी होंगे। अब बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं इन्हें वहां पर तरसीलाते ज़र जो भेजने हैं उसमें कितनी मुश्किलात हैं, जो ट्रेड के या बायलेटरल ट्रेड के जो मामलात हैं वहां पर ये लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अभी भी उनके सॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम बात करते हैं बैरून मुमालिक अफराद के हवाले से जो भी रकूम वो पाकिस्तान भेजते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, उसमें भी उनको बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मियां तारिक जावेद साहब ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बैरून ममालिक में मुकीम अफराद हम देख रहे हैं तकरीबन अब 10 मिलियन के करीब तो लोग हैं जो कि दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे हैं और तकरीबन इससे भी कई ज्यादा तादाद है जो कि जाने की भी ख्वाहिशमंद है। पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो उन्हें वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी मुश्किल जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए इस वक्त वहां पर क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अभी जो फिगर बताया वो बिल्कुल गलत है। बरतानिया में 2 मिलियन पाकिस्तानी है, ज्यादा बढ़ गए हैं, ज्यादा बढ़ गया। और सबसे ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो सऊदी अरेबिया में है। 2.8 मिलियन पाकिस्तानी हमारी लेबर वहाँ पे और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है, और 1.7 मिलियन यूएई के अंदर। अच्छा, ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास वीजा है, कार्ड है, जो पेपरों पे। इसके अलावा इतनी ही तादाद इनलीगल इमिग्रेट्स की भी है जिनके वीजे खत्म हो जाते हैं, वापस नहीं आते, वो बेचारे मुश्किलात का शिकार होते हैं। फिर उस वक्त तक वो जद्दोजहद करते रहते हैं जब तक उनको वीजा नहीं मिलता। तो एक तो ये आपके पास फिगर ठीक नहीं है, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ओवरसीज यहाँ से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई अगर बैरून मुल्क आते हैं तो उनके एक फैमिली में से एक बंदे के आने का मतलब पूरे खानदान की किफायत का उठा लिया। तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी आता है। उस हवाले से आप देखें कि 30 बिलियन से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल इस मुल्क को भेज रहे हैं। और हमने IMF से
3 बिलियन लेना हो तो हमें वो नाको चने चबा देता है, वो पूरा का पूरा बोझ हमारी गरीब आवाम पे डलवा देते हैं। बिजली महंगी करें जी, पेट्रोल महंगा करें, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपको 30 बिलियन दे रहे हैं वो इस मुल्क में महफूज नहीं है। उनको यहाँ पे जितने उनके छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए। अभी ये 2 वीक पहले एक पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी ने 9 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिए हैं एजुकेशन के लिए, तनवीर यूएसए से। ऐसे हजारों तनवीर है पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरी तंजीम, हम पिछले कोई 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं, 92 कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं, तो मेरी जरा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इस मामले में। तो अगर यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाए, एयरपोर्ट पे थोड़ा सा उनको जरा वार्म वेलकम कर लिया जाए, जैसे हम IMF को या किसी गोरे को करते हैं, तो अगर अपनों को करें तो आपको हजारों तनवीर मिलेंगे जो यहाँ पे कई बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन तारिक साहब, ये इश्यूज हो गए जो उन्हें पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं, उन्हें अब्रॉड क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? अब्रॉड अगर मैं आपको जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, उन्हें भी इसका अंदाजा हो। सर, अभी हम 6 जनवरी को सॉरी किताब लॉन्च कर रहे हैं यूएई के अंदर। एक फंक्शन कर रही है हमारी तंजीम, जिसमें हम सिर्फ एजुकेट लोगों को कर रहे हैं कि वो यूएई में आने से पहले उन्होंने क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, किस महकमे के पास जाना है, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाए तो उन्होंने कहाँ जाना है, अगर वो एयरपोर्ट पे डिपोर्ट होते हैं तो उन्होंने किस महकमे से रब्ता करना है। वो मैंने किताब एक कंप्लीट करवाई है और 6 जनवरी को हम उसकी लॉन्चिंग वहां पे कर रहे हैं। अगर आप ये देखें ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह रह रहे हैं, तो आपका सबसे पहला आपका दिल करेगा कि मैं कभी भी वहां ना जाऊं, क्योंकि एक 20x20 के कमरे में 35-40 मजदूर, और वहां गर्मी, आप जब गर्म मौसम होता है, आजकल तो खैर अच्छा मौसम है, तो आप सोचें कि वो मजदूर किस तरह पैसा किन हालात में वहां पे रह रहे हैं। तो मेरा इसलिए ज्यादा फोकस भी मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों पे है, उनके मसाइल ज्यादा है। बस ये तो यूरोपियन पाकिस्तानियों के, अमेरिकन कैनेडियन पाकिस्तानियों के मसाइल यहाँ पे इतने नहीं है। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर एक मसला ये भी आता है ना कि हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएं तो वहां पर वीजे का हुसूल भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, वीजा फीस भी बहुत ज्यादा है, टिकट का खर्चा बहुत ज्यादा है। मिडिल ईस्ट की तरफ अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप 1.5 लाख रुपए में टिकट आपकी हो जाती है, और इसके अलावा अभी आप एक इंटरव्यू, अभी आप बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, उनके 3 करोड़ की आबादी है। यही वजह है कि उन कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक लोगों को आने की इजाजत दी है। अब वहां पे वसाइल अगर 3 करोड़ के हैं तो उन्होंने 10 करोड़ नहीं होने देना। वहां देखे ना, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी बाकी हमारी जो जरूरियात हैं वो गैर मुल्की लोग पूरी करेंगे। वीजा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम जो जैली तरीके से वीजे लेने की कोशिश करते हैं ना, उस वजह से वो मुल्क फिर वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये आएगा, ये वापस नहीं जाएगा, और ये हमारे मुल्क में इनलीगल एक्टिविटीज में बर्डन बन जाएगा, यही वजह है। लेकिन हजारों पाकिस्तानी जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जो जनरल लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी आप किस तरह से देख रहे हैं बाहर जाने का रुझान जो यहाँ पर तेज होता दिखाई दे रहा है? क्विक कमेंट में चाहूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है? सर, अभी आप ये जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, 15 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क छोड़ गया, और 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूएई के अंदर पाकिस्तानियों ने की है। इस गरीब पाकिस्तानियों ने की है जिनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और वो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, मैं यहाँ पे आर्मी चीफ को खराज तस्लीम पेश करूंगा जी, कि उन्होंने जिस तरह डंडे के जोर से ये डॉलर को रोका, यही मैं चाहूंगा कि ये जो ओवरसीज से भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, उसको भी रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मियां तारिक जावेद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह।